गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हमारी सीरीज फोर्ट की सीरीज चल रही है, मध्य प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फोर्ट्स की सीरीज़ पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, पार्ट 2 हम आज शुरू करेंगे। और जो एमपी के जो सारे पठार वगैरह हमने क्लियर किए हैं, राइट। अभी हमने लास्ट टाइम जो है ग्वालियर फोर्ट और शिवपुरी, नरवर फोर्ट, दतिया फोर्ट और ओरछा फोर्ट के बारे में बातचीत करी थी। तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एक एनालिसिस आपको देता हूं। जो एस्पिरेंट अभी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली द नोटिफिकेशन हैज़ टू कम, सो जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूं कि जो वीडियोस हमने बनाए हैं और जो आपने देखे वो एक्सक्लूसिव हैं। उनको कोरिलेट करके पढ़ना सीखें आप। कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे से कनेक्ट करके सीखे उसको और पढ़े उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैच्योर पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस वीडियोस। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी एक शार्ट हम एक नज़र मारते हैं। जैसे 2017 में लास्ट टाइम जो है पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी, तो 2017 का आप फर्स्ट पेपर, फर्स्ट शिफ्ट वाला जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप उसमें देखना कि मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस देता हूं आपको कि हम अभी एमपी वाला एरिया कवर कर रहे हैं। एमपी एक बार कवर करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा फिर मशक्क़त नहीं करना है, एमपी पॉकेट में होगा आपके। इस तरीके की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैप की हेल्प से करना है। और कैसे मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, देखिए एक पेपर है मेरे पास जिसमें मैंने नोट किया है। ये 4-5 क्वेश्चन जो एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आए थे। इस बार कांस्टेबल में आप देख लीजिएगा कि 5 से 10 क्वेश्चन एमपी के रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के रहेंगे। ये वेटेज रहेगा। और 20 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में, तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में, राइट। देखिए 2017 का फर्स्ट पेपर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें आप देखना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है विदिशा किस नदी के तट पर है। विदिशा किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, विदिशा किस नदी के तट पर है। आपके ऑप्शन है इसमें रावी, सोन, कैन और बेतवा। रावी, सोन, केन और बेतवा, ये आपके 4 ऑप्शन है। आप क्वेश्चन नंबर 3, ये एमपी पुलिस का पेपर है 2017 का, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि जो हमने पठार वगैरह किए हैं और फोर्ट्स वगैरह जो हम कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है और हमको क्यों ये सारे वीडियोस जो है बिल्कुल सीरियसली इनको देखना चाहिए और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, यही है। तो आप देखिए, हम यहाँ पर रावी की तो हमने में कहीं बात करी नहीं है, क्योंकि रावी, सिंधु, चेनाब, झेलम, सतलज, ये सब जो उत्तर भारत की नदियां हैं। और सोन नदी की बात करते हैं। जैसे आप ऑप्शन पे जाएंगे विदिशा किस नदी के तट पर है, तो आपको एक मैप दिखना चाहिए कि विदिशा की, जैसे कि हमने यहाँ चर्चा करी थी। जैसे क्वेश्चन देखा कि विदिशा, तो विदिशा पे आपको आना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दतिया, यहाँ पर जो है भिंड है, यहाँ मुरैना, यहाँ पर श्योपुर और यहाँ पर शिवपुरी से नीचे अशोकनगर से नीचे विदिशा, जहाँ से यहाँ से विदिशा है ये, और विदिशा से नीचे फिर रायसेन वगैरह है ना। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि बेतवा जो है यहाँ रायसेन से, कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। मालवा का पठार वाला वीडियो आप देखना, कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और यहाँ से होते हुए वो विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी को टच करती हुई इधर बहती है बेतवा, ठीक है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। ये हमने चर्चा करी थी बेतवा की, राइट। जो यहाँ से कुमरा गांव रायसेन से निकलते हुए ऐसे यहाँ से बाउंड्री टच करके शिवपुरी की और यहाँ यूपी में होते हुए ओरछा को टच करते हुए निकलती है बेतवा। ये मैंने बताया था। आप उसमें देखोगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने इसका मैप वगैरह क्या क्या बताया था। और सोन नदी के बारे में जो बताया था मैंने यहाँ पर कि अनूपपुर है, अनूपपुर अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम होता है। और सोन नदी यहाँ से
यहां से जैसे ही बहती है तो उत्तर की ओर बहती है, और उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर पूर्व की ओर ये मुड़ जाती है, और ये बघेलखंड प्लेटो में ऐसे होते हुए निकल जाती है, और यहाँ से गोहद और रिहंद और इस तरीके से ये नदियां यहाँ से मिल जाती है, गोपद और ये यहाँ पे देखना आप, मैंने उसमें बताया था। तो सोन तो इधर वाली नदी होगी कुल मिला के, तो आप वैसे भी सोन का ऑप्शन काट दोगे, ये भी कट गया क्योंकि विदिशा यहां पर है एक्चुअल में, और केन जो है, केन, अब केन और बेतवा जो है थोड़ी एक एरिया वाइज थोड़ी नजदीक है, लेकिन जो रीवा पन्ना का पठार जब हमने पढ़ा था, और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि केन जो है यहां से कटनी और दमोह के बीच में से कैमूर हिल्स से निकलती है, और मतलब यहां से निकल के वो जो मतलब उसका फ्लो इस तरीके से रहता है, जैसे कि यहां से पन्ना को टच करती हुई और छतरपुर को टच करती हुई फिर यूपी में निकल जाती है, और केन यमुना की सहायक नदी है। ये हमारी चर्चा हुई थी, आप केन रिवर जब पठार में पढ़ा था हमने, तब आप देखना बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो केन इधर होगी, और बेतवा का जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेतवा कुमरागांव रायसेन से निकलकर ये बेतवा जो है विदिशा अशोकनगर और इधर से आगे शिवपुरी को टच करते हुए इधर से ये ललितपुर वाला क्षेत्र है, यहां से ये ओरछा को क्रॉस करती हुई फिर वापस यूपी में बहती है। ठीक है, तो ये जब रिवर पढ़ते हैं हम, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है। ठीक है, तो दैट इज आंसर इज बेतवा। ये सब सेकेंडों में होता है, इतना टाइम थोड़ी लेना है वहां ये सब सेकेंडों में होता है, सेकेंड में विजुलाइज करते हैं हम, 1 सेकेंड में कि यहां पर अच्छा वो है, ये यहाँ की और राइट आंसर। मैं ये बता रहा हूं कि जो हमने मैटर पढ़ा है ये सारा उसी में से है। आप देखना इतिहास, अब देखिए क्वेश्चन नंबर उसमें आप 4 देखना पहले पेपर में कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। ग्वालियर की स्थापना, राइट, ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? आप देखो उसमें हमने हमारा लास्ट वाला वीडियो जिसमें फोर्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ग्वालियर की स्थापना हाँ किसने की थी? सूरज सेन ने। ठीक है, ये आपने देखा है, उसमें मैंने बताया था सूरज सेन। आंसर मिल गया है आपको, वहीं पर देखना आप। और अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पेपर में, ये 12वां नंबर का। ठीक है, तो 12वें नंबर में देखिए आपकी किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले आप ये देखो कि ओरछा है कहां, विजुअलाइज करो तुरंत। जैसे ग्वालियर को विजुअलाइज किया, विदिशा को विजुअलाइज, ऐसे ही ओरछा तुरंत। ओरछा जैसे कि हमने पढ़ा था कि ओरछा जो है ये टिकमगढ़ से जब निवाड़ी अलग हुआ था, ये आप देखना 2018 में हुआ था ये, वो जिले वाली क्लास में भी हमने बताया था, यहाँ पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। टिकमगढ़ से जब निवाड़ी अलग हुआ था तो निवाड़ी को 3 तहसीलें मिली थी, ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, ये 3 तहसीलें थी। तो ओरछा जाहिर सी बात है कि यहाँ पर है। अब देखिए ओरछा के फोर्ट के बारे में जो हमने बात करी, तो चतुर्भुज मंदिर भी था उसमें। तो सबसे पहले तो आपकी विजुअलाइज करने की ओरछा वहां पर है, मतलब ये कौन से क्षेत्र में है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है, माइंड में तुरंत आना चाहिए, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो यहीं से आपका देखो अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सतपुड़ा राजा, और नंबर 2 है ऑप्शन में बुंदेला राजपूत। ठीक है, और तीसरा है राजा विक्रमादित्य है, और चौथा आपका राजा भोज है। ठीक है, राजा भोज। अब देखो इसमें कि सतपुड़ा राजा, वैसे भी सतपुड़ा देख के ही आपको इमेज बन रही है कि एमपी में सबसे नीचे वाला एरिया सतपुड़ा रेंज, तो जाहिर सी बात है कि ओरछा तो ऊपर है और सतपुड़ा नीचे, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जैसे कि राजा विक्रमादित्य है, तो राजा विक्रमादित्य जो है उज्जैन में इनका शासन था राजा विक्रमादित्य का। राजा भोज धार से संबंधित है, धार इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गए और बुंदेला राजपूत आ गया आंसर। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। अगर आपको एग्जैक्ट आप आंसर पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये विजुअलाइज करिए सेकंडों के अंदर कि कौन सा नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब 2 बचे हैं, इन दोनों में से कोई एक है। ये तरीका होता है क्वेश्चन आंसर सोल्व करने का। तो हमको नेगेटिव चलना है, एकदम पॉजिटिव नहीं कि इसका आंसर अगर आ जाए तो ठीक है। आप देखो आंसर तो शुरू में आ गया था
कि किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो बुंदेला राजपूत, क्योंकि यहाँ बुंदेलों का शासन था, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है इसलिए बुंदेलों का शासनकाल था ना यहाँ पे, ठीक है। तो बुंदेला राजपूत, डायरेक्टली आप आंसर पे आ गए। लेकिन अब देखो ये 2017 की बात हो रही है, 2017 में 2017 में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कांस्टेबल के एग्जाम में कि किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आप सोचिए 3 साल के बाद अभी लेवल क्या रहेगा। 3 साल में क्या लेवल नहीं बढ़ता है, 3 महीने के अंदर भी लेवल बहुत बढ़ जाता है। 3 महीने में जो पेपर सेलेक्टर होते हैं, एग्जाम के पेपर सेलेक्टर, दे आर वेरी ब्रिलियंट, बहुत बहुत ब्रिलियंट होते हैं वो हमेशा लेवल बढ़ा के ही देते हैं। और हम क्या गलती करते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक वी हैड डन इज व्हाट इज, कि हम क्या करते हैं कि हम पुराने पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ऐसा का ऐसा ही आएगा, मतलब लेवल यही रहेगा। हम उसके लेवल से तैयारी करते हैं और सारे पेपर में से हम 100 में से 95, 90 ऐसे लाते हैं और लास्ट में जाके हम फेल हो जाते हैं एग्जाम में। मेन क्यों, व्हाट इज द रीजन हिडन बिहाइंड इट, क्या कारण है? बिकॉज द मेन थिंग इज कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको मिलाते हैं और कंपैरिजन करते हैं ओनली, वे एनालिसिस नहीं करते। हम एनालिसिस से मतलब ये है कि जो पेपर सिलेक्टर होते हैं, जो पेपर सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, उनसे वो हमसे 10 कदम आगे रहते हैं, तो हमको भी उनके बराबर कदम मिला के चलना चाहिए। मतलब लेवल हमको ऑटोमेटिक उठा लेना है कि जब यहाँ पे पुराना है पूछा गया था तो इस लेवल से तो पेपर नहीं आना है, पेपर तो टफ आएगा, हमको ये सोच के चलना है। उस सोच के साथ आप चलोगे तो क्रैक करोगे। हर बार आप बोल देते हो बस 2-4 नंबर से हम रह गए, क्योंकि हम लेवल नहीं पकड़ पाते। हर जैसे कि पेपर हुआ उसके लेवल से हम पहुंचते हैं और फिर लेवल बढ़ जाता है, वहां तक पहुंचते हैं फिर लेवल ऊपर बढ़ जाता है, वहां तक पहुंचते हैं फिर लेवल, और दिस इवेंट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमको क्या है कि उनके पेपर सेलेक्ट करने वाले का माइंड सेट ट्रीट करना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो ये जब उस टाइम समय पूछा था, इसलिए मैं डिटेल में आपके सारे किले वगैरह ये डिटेल में करवाता हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राइट। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब डायरेक्टली आपको पहले यह सोचना है कि वेयर इज विंध्याचल। विंध्याचल की इमेज बननी चाहिए विद इन सेकेंड्स कि विंध्याचल किधर है। मैंने आपको यह बताया था जब रीवा पन्ना का पठार पढ़ाया था तब कि इसको विंध्यन रेंज भी बोलते हैं, विंध्याचल रेंज भी बोलते हैं। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये वाला जो है सतपुड़ा है, ये नर्मदा सोन है, और ये विंध्याचल है, और ये मालवा है। तो विंध्याचल में, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विंध्याचल श्रेणी में, है ना। ये क्वेश्चन है आपका कि विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, हाईएस्ट पिक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में 2017 के। तो सबसे इसमें है एक तो गुडविल पिक है, और मिकाई है, एक मिकाई, और बेल और कैस्केडा, बेल श्रेणी और कैस्केडा, एक बेल, हाँ बेल, और कैस्केडा श्रेणी। आप सोचो कि जब मैंने आपको फर्स्ट में हमने पठार की चर्चा करी थी तो आप विंध्याचल श्रेणी डायरेक्ट आपने सोच लिया है कि हाँ ये रीवा पन्ना वाली एरिया है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मालवा में जो हाईएस्ट पीक जो है वो सिगार है और जानापाव, दोनों का बताया था ना। सिगार हाईएस्ट 881 मीटर है, और यहाँ से फिर हम चले थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सिद्ध बाबा पीक इज द हाईएस्ट पीक, सिद्ध बाबा की चोटी सबसे ऊंची है और 1172 मीटर है, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे जब रीवा पन्ना वाले पठार में हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने आपको ये मैं लिख नहीं पाया था, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पर गुडविल पीक, सद्भावना शिखर और कालूमार पीक, ये तीनों एक ही चोटी का नाम है और ये हाईएस्ट पीक है यहाँ की। तो विंध्याचल श्रेणी डायरेक्ट आप यहाँ आए और गुडविल पीक राइट आंसर, क्योंकि सद्भावना शिखर, गुडविल पीक और कालूमार पीक तीनों एक आंसर है, एक ही चीज है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है हमने कहीं न कहीं हम इससे गो थ्रू थे, मतलब हमने पढ़ा था इसको, राइट। अब लास्ट 5वां क्वेश्चन जो एमपी का था वो आप देखिए कि 1983 में आप ये जो है, ये इसका नंबर मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन से नंबर का है। इसका नंबर ये 35वें नंबर का है। आप आपके पेपर में 35 नंबर पे देखना एक क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में कि 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को
जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, वो कौन सा था? ठीक है, घोषित किया गया वो कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्या है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है मैं बताता हूं आपको। पनपथा, संजय डुबरी, पनपथा, पनपथा जो कि शहडोल में है, पनपथा, और संजय डुबरी, संजय डुबरी, और कान्हा और पेंच, कान्हा और पेंच। ठीक है, ये सारे हैं। तो अब देखिए आप इस वाले क्वेश्चन में, ये 35वां क्वेश्चन है आपका एमपी का, लेकिन आप देखिए कि जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगी शायद, कि जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एमपी में जो आते हैं उसमें सबसे पहला कान्हा मैंने आपको बताया था, दूसरा है पेंच, कान्हा, पेंच और बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, और पन्ना, सतपुड़ा एंड संजय नेशनल पार्क। ये मैंने आपको बताया था, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय नेशनल पार्क। ये हमारे 6 टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। और एक रातापानी जो है, लेकिन वो प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है, अभी प्रपोज्ड है, उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन प्रपोज्ड है वो, अभी वो मतलब ऑथेंटिक ये इंफॉर्मेशन नहीं, वो है, मतलब ऐसा नहीं है अभी। ठीक है, तो कान्हा मैंने आपको बताया था, कान्हा वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रोजेक्ट टाइगर इन 1974 बिकॉज 1973 में उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो था उसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था 73 में, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट को, और 74 में कान्हा घोषित किया गया था, और पेंच जो था वो 1992 में, और बांधवगढ़ जो है 1993 में, और पन्ना का कभी कभी 1994 भी है, बहुत सारी बुक्स में 5 भी है, और सतपुड़ा जो है 2008, और सतपुड़ा 1999, सॉरी 1999, और संजय जो है वो 2008, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर वाली कहानी। अब देखिए कि इसमें आप ये देखिए कि जो 1983 में पेंच की मैं स्टोरी बताता हूं, कि पेंच जो है 1977 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। ध्यान से देखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में, और इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया 1983 में, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया आप देखिए 1992 में। तो इस क्वेश्चन में देयर इज ए लिटिल बिट कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट इसका आंकड़ा नहीं है, और शायद इस पर रीट लगती या याचिका लगती तो इसके बारे में कुछ होता, लेकिन जैसा कि पीईबी ने इसको सही माना है, तो पर ऑथेंटिक जो आंकड़े हैं वो कुछ ये हैं, क्योंकि 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, न कि 1983 में। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और ये जो सारे फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे यही बोलता हूं कि जो हमने जो जितने भी वीडियोस के बारे में हमने डिस्कस करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कहीं ना कहीं आप एमपी के क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेना, कहीं से भी उसका कनेक्शन मिलेगा, जबकि हम एमपी का 5% हिस्सा पढ़े अभी, 5%, ओनली 5% लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ये बीच में मेरा मकसद ये था कि मैं चाह रहा था कि एक बार मैं आपको बता दूं कि हम इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन ज़रूर मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार एमपी आप पढ़ लोगे तो आई होप कि बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि एमपी से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको एनालिसिस करूँगा, एनालिसिस करके आंसर दूंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही, फिर हम 4th के लिए नेक्स्ट क्लास अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू।